नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल VMC एजुकेटर में। इसके पहले हमने पार्ट 1 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 1 में कुछ टॉपिक्स के बारे में जानकारी ली थी। आज उसके आगे चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होते हैं। हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस तक हम लोग स्टडी कर चुके थे। अब आगे ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होते हैं वो उनको कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को 4 फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। इंटीरियोनिक इंटरैक्शन, दूसरा है सॉल्वेंट या फिर हाइड्रेशन ऑफ आयंस, तीसरा है विस्कोसिटी, चौथा है टेम्परेचर और पांचवा है डिल्यूशन। तो याद रखिए ये 5 पॉइंट्स जो हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को इफेक्ट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं किस तरीके से इफेक्ट करते हैं। पहला है इंटरआयनिक इंटरैक्शन, यानी इंटरआयनिक इंटरैक्शन में ये बताया जाता है कि जो इंटरआयनिक लिखा है, इफ़ इंटरआयनिक इंटरैक्शन इज मोर देन मोबिलिटी ऑफ आयंस विल बी डिक्रीज एंड दस कंडक्टेंस विल बी डिक्रीज, यानी कि जो मोबिलिटी है आयंस की वो डिक्रीज हो जाएगी और मोबिलिटी डिक्रीज होगी तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट है सॉल्वेशन या फिर हाइड्रेशन। सॉल्वेशन या हाइड्रेशन ध्यान दीजिएगा। तो सॉल्वेशन क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का आयन से जुड़ना सॉल्वेशन कहलाता है। मतलब कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जब आयन से जुड़ जाएंगे तो सही सॉल्वेशन कहते हैं। और जब आयन को 10 न्यूटन के सॉल्वेंट पकड़ कर रखेगा तो आयन मूव ही नहीं कर पाएगा, और जब आयन मूव नहीं कर पाएगा या फिर वह बहुत स्लोली मूव करेगा तो वहाँ पे कंडक्टेंस जो होता है वो डिक्रीज होता है। याद रखिएगा, जब कभी भी आयंस मूव नहीं करेंगे तो वहाँ पे कंडक्टेंस जो होता है वो डिक्रीज कर जाएगा। जो आयन जितना छोटा होगा पानी में उतना ही ज़्यादा मोटा हो जाता है, और पानी पीकर नहीं बट H2O को जोड़कर, मतलब कि H2O को जोड़कर। याद रखिएगा। तो इस सीक्वेंस में हम देखते हैं साइज ऑफ आयन, जैसे आयन के साइज पे भी जो है कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, वेरी करता है। तो आयंस के साइज देखते हैं, जैसे लिथियम का आयन सबसे छोटा, उससे बड़ा सोडियम, उससे बड़ा पोटेशियम, उससे बड़ा रुबिडियम, उससे बड़ा सीजियम। अब हाइड्रेटेड यानी हाइड्रेटेड वाटर का, यानी कि जो इनका वाटर में जो साइज है तो जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा पानी में। अच्छा, जो सोडियम उससे बड़ा था तो उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा ना। तो देखिए लिथियम सबसे बड़ा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। तो इस तरीके से याद रखिएगा, जो आयंस जितने छोटे होते हैं पानी में जा करके वो उतने बड़े हो जाते हैं, मतलब कि उनका जो काम है वो बड़ा हो जाएगा और कंडक्टेंस जो होता है डिक्रीज होने लगता है। नेक्स्ट है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी पढ़ेंगे। विस्कोसिटी बढ़ेगा तो आयंस इजीली मूव नहीं कर पाएंगे, और जितना ज़्यादा विस्कोसिटी बढ़ेगा तो मीडियम जो है उनके अंदर इंक्रीज करेंगे, और अगर मीडियम इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टेंस जो होगा डिक्रीज होगा। याद रखिएगा, विस्कोसिटी का मतलब ये होता है टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। जब सॉल्यूट इंक्रीज करेगा, जैसे सोल्यूशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक डाइल्यूट होता है और एक कंसनट्रेटेड। तो कंसनट्रेटेड को हम कह सकते हैं कि जब डाइल्यूट की विस्कोसिटी बढ़ाते हैं तो क्या होता है, कंसनट्रेटेड होता है। तो याद रखिएगा, जब विस्कोसिटी बढ़ेगी तो कंडक्टेंस हमेशा डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयन इंक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो मोबिलिटी भी इंक्रीज होगी, और मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो किसी भी कंडक्टेंस की या फिर किसी भी सोल्यूशन की, इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंडक्टेंस है वो क्या होती है, इंक्रीज करती है। और टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेंगे तो वो डिक्रीज होगी। और फोर्थ है डाइल्यूशन। ध्यान देना, डाइल्यूशन किसे कहते हैं। तो अब जब जो 3 इफेक्ट था, इंटरआयनिक इंटरेक्शन, सॉल्वेशन और टेम्परेचर, इन तीनों में कॉमन कंसेप्ट था इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। ध्यान देना, जिस डाइल्यूशन का मतलब ये बताया थे कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन, जिसमें जो सोल्यूशन हल्का हो उसे डाइल्यूशन बोलते हैं, जो गाढ़ा हो मतलब कि जिनमें नंबर ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है उससे कंसंट्रेटेड कहते हैं। ऑन कंडक्टेंस इज सो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, मतलब कि डाइल्यूशन जो है या फिर कंडक्टेंस जो है वो डाइल्यूशन पे ज़्यादा डिपेंड करता है। डाइल्यूशन इंक्रीज होगा तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, डाइल्यूशन इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होगी। याद रखिएगा, डाइल्यूशन इंक्रीज करेगा तो कंसंट्रेशन जो है यानी कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगा, और कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करेगी। अब नेक्स्ट है मोल। तो बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के पहले ध्यान दीजिएगा, 1 मोल रिप्रेजेंट इन 100 ml। 100 ml में 1 मोल क्या रिप्रेजेंट करता है, तो 50, ध्यान दीजिएगा, लाख आयंस, 50 लाख आयंस। तो ये एग्जाम्पल है, ये बिफोर द डिल्यूशन और आफ्टर द डिल्यूशन। अब डिल्यूशन के पहले
50 लाख यानी 50,000 जो है आयंस हैं, और डिल्यूशन के बाद 60 लाख वही बढ़ जाते हैं। ऑन डिल्यूशन, जब डिल्यूशन बढ़ेगा तो जी बढ़ेगा बट के घटेगा, मतलब कि कंडक्टेंस बढ़ेगा और कंडक्टिविटी घटेगा। और ऑन डिल्यूशन, वही डिल्यूशन में मोलर इक्विवेलेंट बढ़ेगा, सॉरी इक्विवेलेंट बढ़ेगा और मोलर इक्विवेलेंट भी बढ़ेगा, मतलब कि दोनों इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डिबाय-हकल्स ऑन-सगर ग्राफ, यानी कि डिबाय-हकल ऑन-सगर ग्राफ क्या कहता है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को दिखाता है कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो वैरी करेंगे, कब कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स कमज़ोर होगा या फिर वीक होगा और कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा। देखिएगा मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू लिखा है, मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू ये दिखाता है कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, और ये रिलेशन दिखाता है मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच में। नेक्स्ट है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो मोलर कंडक्टेंस होता है, मोलर कंडक्टेंस माइनस बी अंडर रूट सी, इसे क्या बोलते हैं, डिबाय-हकल ऑन-सगर इक्वेशन। बी इज इक्वल टू क्या है, डीएचओ कांस्टेंट, और बी जो होता है वह नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और टेम्परेचर, 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। याद रखिएगा ये फार्मूला है डिबाय-हकल ऑन-सगर इक्वेशंस का। अब ऑब्जर्वेशन ऑफ डीएचओ ग्राफ, डीएचओ ग्राफ का हम, यानी डीएचओ का मतलब ये होता है डिबाय-हकल ऑन-सगर ग्राफ। अब इसका हम लोग ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो डाइल्यूशन को इंक्रीज करने पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के मोलर कंडक्टेंस के जितना इंक्रीज नहीं होता, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस से ऑलवेज ग्रेटर होती है। और यही रीज़न है कि यहाँ पे जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज करता है। ऑन इंक्रीज डाइल्यूशन, डाइल्यूशन जब इंक्रीज करते हैं तो कंडक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का जो कंडक्शन होता है ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, लेकिन जो कंडक्शन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्शन है वो रैपिडली इंक्रीज, मतलब बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो जाता है। अगर ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट, मतलब कि आप प्लॉट करिए, कहीं ग्राफ बनाइए तो किया जाए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी जो है ऑब्टेन किया जा सकता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की जो मोलर कंडक्टिविटी ऑब्टेन नहीं की जा सकती, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज ऑलवेज लेस देन, मतलब कि ये लेस होता है, हमेशा 1 से लेस होता है, इसलिए उसको हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कोलराउज लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना क्लास 12th, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कोलराउज लॉ किसे कहते हैं, तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीटेड each ion makes a definite contribution towards equivalent conductance of electrolytes irrespective of a nature of ions of the other electrolytes। मतलब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के रिस्पेक्ट में मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, कोलराउज लॉ। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, देख लिखा है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन equivalent conductance of an electrolytes is equal to the sum of equivalent conductance of cation and anion at the infinite dilution। मतलब कि किसी equivalent conductance यानी infinite dilution पे जो equivalent conductance होता है इलेक्ट्रोलाइट का, हम निकाल सकते हैं कैसे, उनके जो कटायंस है और अनायंस है उनके इनफाइनाइट डाइल्यूशन के सम के वो हमेशा इक्वल होता है, और यही क्या होता है, कोलराउज का लॉ। कोलराउज लॉ ये भी कहता है कि वी कैन फाइंड द मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आफ्टर रिएक्शंस। याद रखिएगा, हम रिएक्शन करके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जो मोलर कंडक्टिविटी है या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट है, हम आसानी से उसको निकाल सकते हैं। नोट्स में कुछ पॉइंट है, उसको ध्यान देते हैं। लिखा है कोलराउज लॉ इज एप्लीकेबल फॉर बोथ इलेक्ट्रोलाइट्स दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक। देखिए लिखा है साफ साफ कि कोलराउज लॉ जो है वह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। कोलराउज हैज गिव ओरिजिनल स्टेटमेंट वाज इन द टर्म ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बट अकॉर्डिंग टू द IPAC कन्वेंशन नाउ कोलराउज लॉ इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मोलर कंडक्टेंस। मतलब कि ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को एक्सप्लेन करता है, लेकिन IPAC कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये मोलर कंडक्टेंस को भी दिखाता है। तो आप इस तरीके से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस दोनों निकाल सकते हैं कोलराउज लॉ से। याद रखिएगा, मोलर कंडक्टेंस में डेल्टा इनफाइनाइट M यूज़ करते हैं और इक्विवेलेंट में डेल्टा इनफाइनाइट EQ यानी इक्विवेलेंट यूज़ करते हैं।
एग्जाम्पल्स है K2SO4 गोज टू 2K पॉजिटिव SO4 डाई नेगेटिव, 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो एग्जाम्पल्स हैं, इनको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउज लॉ। कोलराउज लॉ की क्या एप्लीकेशंस हैं? तो हम कोलराउज लॉ से डिटरमाइन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, हम आयनाइजेशन की डिग्री को निकाल सकते हैं। टू डिटरमाइन द डिसोसिएशन कांस्टेंट, हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं कोलराउज लॉ का यूज़ करके। हम लोग मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी निकाल सकते हैं। और टू डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट, मतलब हम स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट के सॉल्युबिलिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं किससे? कोलराउज लॉ से, याद रखिएगा। अब टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? तो अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और अल्फा इज इक्वल टू होता है डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इज इक्वल टू आयंस ऑब्टेन बाय डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अपॉन टोटल आयंस प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट। इस तरीके से हम अल्फा निकाल सकते हैं एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। मान लीजिए कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट कर देते हैं, तब अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा इक्विवेलेंट C अपॉन डेल्टा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट। ये ध्यान देना, इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द डिसोसिएशन कांस्टेंट, हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कोलराउज लॉ से निकाल सकते हैं। जैसे कि CH3COH लिया जाए तो K इज इक्वल टू होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, वेयर अल्फा जो होता है हमेशा 1 से लेस होता है। और इस फार्मूला का यूज़ करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं? K की वैल्यू, K क्या है? तो डिसोसिएशन कांस्टेंट, याद रखिएगा K क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। नेक्स्ट है टू डिटरमाइन डेल्टा इनफाइनाइट M या फिर लैम्डा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के मोलर कंडक्टेंस या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को कैसे निकाल सकते हैं? तो हम इनको स्ट्रॉन्ग में मिला करके फिर आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे CH3COH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ग्राफ से वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इनफाइनाइट फाइंड नहीं कर सकते हैं, और ग्राफ से तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ही पता होता है, इसलिए हम स्ट्रॉन्ग को किसके साथ मिलाएंगे? वीक को। और जैसे ही स्ट्रॉन्ग को बेटा वीक के साथ मिलाते हैं तो दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जिससे हम आसानी से उसके इक्विवेलेंट को निकाल सकते हैं। लिखिएगा, बट वी कैन यूज कोलराउज लॉ बिकॉज कोलराउज लॉ इज अप्लीकेबल फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे अब CH3COH ब्रेक करेगा तो CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव बनाएगा, Na को मिला दीजिएगा तो CH3CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, और वहीं पे HCl बनेगा और NaCl बनेगा। और इन चारों का यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है लैम्डा M इनफाइनाइट यानी CH3CO की मोलर कंडक्टेंस चाहे इक्वेशन 1 में हो या इक्वेशन 2 में हो, दोनों जगह सेम होगी। और लैम्डा M इनफाइनाइट यानी कि मोलर इक्विवेलेंट जो है वह H पॉजिटिव का जो मोलर कंडक्टेंस है इक्वेशन फर्स्ट में या थर्ड में दोनों सेम होगा। तो सिंपली आप समझिएगा कि इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं।